अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 15 या यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड। तो उसकी हम एनबीएफ की बुक कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने एसएलओ जितने भी फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए थे वो हमने 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज से पहले आप लोग उन एसएलओस को लाजमी देख लें। अब हम लोग उसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यूज। अ रबर रॉड इज रब्ड विद फर, द फर इज देन क्विकली ब्रॉट नियर द बल्ब ऑफ एन अनचार्ज्ड electroscope. The sign of the charge and the leaves of the electroscope is okay. तो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा है एक रबर रॉड को हमने फर के साथ रब किया है। अब हमारे पास फर है और हमारे पास है रबर रॉड। तो सबसे पहले उन्होंने इन दोनों को रब किया है, तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हमें देखने की ज़रूरत है कि किसके पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा, किसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम लोग इसको देख सकते हैं थ्रू द ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। लेकिन हमारे पास यहाँ पर फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रबर रॉड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि फर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रबर रॉड के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, सो देन वो पूछते हैं द फर इज देन क्विकली ब्रॉट नियर द बल्ब ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज ओके। यहाँ पर हमारे पास बात क्या हो रही है, तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या बात हो रही है। सो व्हाट दे आर टॉकिंग कि एक हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोस्कोप की बात हो रही है। इलेक्ट्रोस्कोप को हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या है, क्योंकि इसका एसएलओस में जिक्र नहीं था, इसके ऊपर हमने बात नहीं की। हम यहाँ पर भी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप सिंपली एक डिवाइस है, एक टूल है, बहुत ही सिंपल, जिसके ज़रिए से आप ये डिटेक्ट करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं। डिटेक्ट चार्ज। ओके, हाउ? आपके पास इस किस्म की एक डिवाइस है कि एक आपके पास ये कंडक्टर का पाइप है और इसके साथ यहाँ पर एक गोल्ड का लीफ जॉइंट है। अक्सर ये इसके एंड पर जाकर 2 होंगे, यहाँ मोस्ट कॉमनली इस तरह से एक लंबा कंडक्टर है, उसके साथ एक गोल्ड का लीफ जॉइंट है। इसका लीफ का क्या मतलब है? लीफ का मतलब है कि यहाँ पर बहुत थिन पिवटेड है, तो यहाँ घूम सकता है इस तरीके से ईजिली ये घूम सकता है, और बहुत थिन है, बहुत लाइट वेट है, और ये आमतौर पर गोल्ड का बनाया जाता है। ओके, एंड देन इधर ये इंसुलेटेड है, हमारे सराउंडिंग्स इस तरह का आपके पास एक इसे कहते हैं इंसर्टिंग चीज़ होगी। आपने क्या करना है, और उसके ऊपर एक आपके पास अक्सर मेटल प्लेट लगी होगी फॉर कन्वीनियंस। आपने ये करना है कि आपने अगर डिटेक्ट करना है कि किसी चीज़ के ऊपर चार्ज है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूट्रल चीज़ है, आपने देखना है कि क्या इसके ऊपर चार्ज है। आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं। आप इसको लाकर टच कर देंगे विद दिस, या इवन आप इसको सिर्फ इसके करीब भी ला सकते हैं। तो इसको आप इसके साथ टच करेंगे। आप टच करेंगे तो अगर तो ये अपनी स्टेट में ही रहा, यानी कि गोल्ड का लीफ नॉर्मली इसके साथ इस तरीके से बिल्कुल इधर ही आया होगा, इसके साथ ही जुड़ा होगा। अगर ये तो ये इसी तरह रहा, देन इट्स ओके, देन वो चीज़ न्यूट्रल है। लेकिन अगर तो वो कोई चीज़ चार्ज हुई, मे बी दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो फिर क्या होगा? वी नो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप का ये वाला न्यूट्रल है। इलेक्ट्रोस्कोप के साथ हमने टच किया है, पॉजिटिव और न्यूट्रल चीज़ टच है, तो ऑफकोर्स हमारे पास एक इक्विलिब्रियम इन दोनों के दरमियान रीच होगा। दोनों चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी, लाइक दिस इज 0, और अगर कोई और दूसरी चीज़ है मे बी पॉजिटिव 2 कूलम्स, तो दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम यानी पॉजिटिव 1, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इस चार्ज इसका पॉजिटिव थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन एट दी एंड दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। आपके पास इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, लेकिन इतने नहीं जाएंगे कि तमाम का तमाम पॉजिटिव चार्ज इधर न्यूट्रलाइज हो सके। इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए तो इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस सब के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको टच किया था। एंड देन जब इधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ गया है, तो ये रिपेल करेंगे, और ये तो अब फिक्स्ड है, तो ये गोल्ड लीफ इस तरह से ऊपर उठ जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं और गोल्ड लीफ उठ जाता है, दिस मीन्स कि उसके ऊपर एक चार्ज है, इधर पॉजिटिव या इवन अगर इसके ऊपर नेगेटिव था तब भी उठेगा ही, ऐसा नहीं कि तब ये नीचे आएगा। अगर आप देखें, सो अगर मैं इसके साथ एक नेगेटिव चार्ज को टच करूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे कि तमाम का तमाम नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो, इक्विलिब्रियम रीच होगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, so this also becomes नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव हो गए, अगेन रिपल्शन होगी। सो इलेक्ट्रोस्कोप से आप सिंपली चार्ज को डिटेक्ट करेंगे, आप चार्ज के साइन को डिटेक्ट नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव है तब भी वो रिपल्शन होगी, तब भी वो लीफ ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव है तब भी रिपल्शन होगी। हाँ, एक ट्रिक ज़रूर है जो कि असली काम नहीं है इलेक्ट्रोस्कोप का, लेकिन आप एक ट्रिक से इसका साइन भी पहचान सकते हैं। वो कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल आप ट्रिक क्या करें कि फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह से इसको टच किया, अब इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, अब आप इसको ले जाएं, तो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अपने इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कोई इसको ग्राउंड नहीं करना, या इसके साथ अपनी उंगली नहीं टच करनी कि ये अब किसी भी आप चार्ज अपने साथ अपनी उंगली टच करेंगे तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, वो तमाम का तमाम चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि ग्राउंड इधर चार्ज इधर है। तो आपने इसको इसी तरह चार्ज रखना है, एंड देन आपने देखना है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास दैट इज चार्ज्ड, और आपने इसका साइन देखना है कि भाई इसके ऊपर क्या साइन है। आप क्या करें? आप उस ऑब्जेक्ट को लें, मे बी दैट इज अ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। आपने बस ये देखना है कि इसका साइन क्या है। पहले आप इलेक्ट्रोस्कोप को कोई भी चार्ज दे दें, नेगेटिव या पॉजिटिव,
एंड देन इसको सिर्फ इसके करीब लाएं, इसके साथ टच भी ना करें, सिर्फ इसके करीब लाएं, तो क्या होगा कि इंडक्शन होगी एंड देन ये वाला जो पॉजिटिव है ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो नीचे इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री वो तमाम के तमाम ऊपर चले जाएंगे। सो आपके पास ये जो नीचे वाला एरिया है इधर से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाला एरिया थोड़ा लेस नेगेटिव हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये नीचे आ जाता है लीफ, पहले ऊपर था क्योंकि ये चार्ज था, तो ये लीफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, दिस मीन दिस इज पॉजिटिव। आप डिटेक्ट कर लेंगे कि ये पॉजिटिव है, लेकिन मान लेते हैं चार्ज हम यहीं रखें अगर नेगेटिव, और बाहर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, मे बी दैट इज नेगेटिव, और आपने चेक करना है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव। जब आप इसको करीब लाएंगे सो दिस विल एक्चुअली रिपल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मजीद इधर नेगेटिव चार्ज होगा, ये मजीद दूर चला जाएगा। तो अब आपको अगर अपने इनिशियल चार्ज का पता है कि आपने इसके ऊपर एक इनिशियल चार्ज रख दिया है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को लाते हैं और रिपल्शन होती है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम चार्ज का है, लेकिन अगर अट्रैक्शन होती है दिस मीन्स वो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट चार्ज का है। ओके, और अगर आप इसको इनिशियली पॉजिटिव दे देते हैं तो फिर ये उल्टा हो जाता है, नेगेटिव के लिए इधर आता और पॉजिटिव के लिए ये ऊपर जाता। लेकिन एनीवेज इलेक्ट्रोस्कोप का ये काम है, मेन काम इसका डिटेक्ट चार्ज है जब ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप इसको एक चार्ज देते हैं तो आप एक ट्रिक से इसका चार्ज पता चला सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो उसका ऊपर होगा। लेकिन एनीवेज यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि द पर हमें हमारे पास ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पॉजिटिवली जो है वो चार्ज हो चुकी है, इज ब्रॉट is quickly brought near the bulb of an uncharged electroscope. The sign of the charge and the leaves of the electroscope is, तो एक आपके पास अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है और इस फर को क्विकली लाया गया है उसके करीब, याद रखिएगा उसके साथ टच नहीं किया गया, टच करेंगे तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट होगी, फिर आपके पास चार्ज का ट्रांसफर होगा। जब आप दूर लाते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन में देखा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट करीब लाते हैं तो इसके ऊपर, और अगर आप देन इसको ग्राउंड कर देते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी नेगेटिव, वो इसके ऑपोजिट होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट कर लिया है ग्राउंड से। लेकिन जैसे हमने तरीका देखा था फुल एसिनो में, लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ टच करते हैं तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो टच करने और करीब लाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन एनीवेज आप इसके करीब लाते हैं तो फिर क्या होगा, तो अगेन इसको याद करने की कोशिश करते हैं, हम खुद बना के देख लेते हैं। अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है और इसके गिर्द आप एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को लाए हैं, तो लीव्स के ऊपर क्या चार्ज होगा। सो सिंपल, इसको मैं न्यूट्रल कर देता हूँ एंड देन इधर मैं एक पॉजिटिव, बेसिकली हम पर को ला रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव ड्यू टू ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हमें इसके साथ टच नहीं करना, टच करेंगे तो जो भी होगा वो आप खुद डायग्राम बना के खुद समझ सकते हैं, बट हम लोग इसके करीब लाते हैं पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को। पॉजिटिव विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, सो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाली साइड तो नेगेटिव हो जाएगी बट जो नीचे वाली साइड है दैट विल बी पॉजिटिव, एंड अगेन आपके पास रिपल्शन होगी। सो दिस मीन कि आपके पास जो लीव्स हैं उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a negatively charged object is brought close to the surface of a conductor whose opposite side is ungrounded. What kind of charge is left on the conductor surface? तो याद रखें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसके अंदर हम उसको ग्राउंड कर देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर ऑपोजिट वाला चार्ज आता है, नेगेटिव लाइन है तो आप उसके ऊपर फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे, वैसे आप आपको ऐसे लो से आना चाहिए लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। आप एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट करीब लाए हैं, देन आपने उसको नीचे ग्राउंड किया हुआ है यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन तमाम के तमाम ग्राउंड में चले जाएंगे, देन आप इस चीज़ को कट कर देंगे, तो फिर आप इसको वापस ले जाएंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आ सकते, तो इसके इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एनीवेज स्मॉल मेटल बॉल हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, द बॉल इज अट्रैक्टेड टू अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड होल्ड हेल्ड नियर द बॉल मस्ट बी, तो एक बॉल है जो कि एक इंसुलेटिंग थ्रेड के साथ सीलिंग पे लटकी हुई है, इंसुलेटिंग उस थ्रेड का इंसुलेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो ये हो ही रहा है। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करूँ कि आपके पास ये बॉल है और ये एक थ्रेड के साथ यानी एक धागे के साथ, लेकिन वो धागा इंसुलेटिंग है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देता, लटकी हुई है कंडक्ट, बॉल खुद ब खुद कंडक्टर है, धागे का इंसुलेटिंग होना ज़रूरी है क्योंकि अगर इस बॉल के ऊपर कोई भी चार्ज होगा और धागा इंसुलेटिंग नहीं होगा तो वो चार्ज खत्म हो जाएगा, वो चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड अगर ये इसका कनेक्शन कहीं भी ग्राउंड से है तो वो चार्ज खत्म हो जाएगा। सो इस वजह से इसका इंसुलेटिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये चार्ज इसके पास रहे, ये चार्ज लूज़ ना करे। लेकिन एनीवेज बॉल इज अट्रैक्टेड टू, एक और अगर मैं रॉड लाता हूँ इसके करीब तो बॉल इसके तरफ अट्रैक्ट होती है, और ये जो रॉड है इसका साइन पॉजिटिव है, तो अगर ये बॉल अट्रैक्ट होती है तो बॉल के ऊपर कौन सा साइन होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। A charged rod is brought near a suspended object which is repelled by the rod. We can conclude that a suspended object is, एक चार्ज रॉड को आप एक सस्पेंडेड यानी एक लटके हुए ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं
और वो जो ऑब्जेक्ट है रॉड ऑब्जेक्ट को रिपेल करती है, रिपेल्ड बाय द रॉड। तो जो रॉड है वो ऑब्जेक्ट को रिपेल करती है, तो इसका मतलब हुआ दोनों के ऊपर साइन सेम है, क्योंकि सेम साइन रिपेल करता है। सो चार्ज विद सेम साइन, तो बोथ चार्ज हैं लेकिन सेम साइन से, अनचार्ज तो नहीं है, वरना रिपल्शन या अट्रैक्शन होती। यू हैव टू लाइट वेट metal spheres each hanging from an insulating nylon thread. One of the spheres has a net negative charge while the other sphere has no net charge. You now allow the two spheres to touch. Once they touch, will the two spheres, okay, each hanging from an one of the spheres has a net negative charge. तो आपके पास दो spheres हैं, अगेन वो हैंग कर रहे हैं एक नायलॉन थ्रेड के साथ। मे भी हम उनकी हैंगिंग को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली एक आपके पास स्फीयर है दैट इज अ नेट नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड देन एक और स्फीयर के पास कोई चार्ज नहीं है। आप इन दोनों को टच करवाते हैं तो क्या होगा, रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन। सबसे पहले होगा क्या कि आपके पास ऑफकोर्स चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक इक्विलिब्रियम इन दोनों के दरमियान रीच होगा, यानी इन दोनों के दरमियान जो मिडिल वैल्यू है, मे बी दिस इज बस आप इसको नंबर लाइन से विजुलाइज कर सकते हैं, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज जीरो, बेसिकली न्यूट्रल। तो इन दोनों के दरमियान यानी इन दोनों के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, जबकि इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा, इसका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, और बाकी जितना नेगेटिव चार्ज है उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, लेकिन तमाम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी रह जाएंगे। तो ओवरऑल दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स। दिस मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास रिपेल्शन होगी। अ नेगेटिव point charge moves along a straight line path directly toward a stationary positive charge. Which aspect of the electric field on the negative point charge will remain constant as it moves? आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक और नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ में इस तरफ बढ़ा है। ऑफकोर्स अट्रैक्शन की वजह से ये आता जा रहा है, आता जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इवन ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो असल में ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझ लेंगे जैसे ये फिक्स्ड है, तो व्हाट अ स्टेशनरी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मीनिंग इसको हमने किसी तरह फिक्स किया हुआ, ये हिल नहीं सकता। तो नेगेटिव इसकी तरफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो कौन सी चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो कि सेम रहेगी, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो ये अप्लाई कर रहा है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स की कौन सी चीज़, जब वो यहाँ होगा तब भी सेम है, जब वो यहाँ होगा तब भी सेम है। सबसे पहले हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, जितना ये दूर होगा उतना मैग्नीट्यूड कम होगा, जितना ये करीब आता जाएगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तेज होगी। तो मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन विल बी सेम, जब वो इधर था तब भी इधर ही अट्रैक्ट हो रहा था, जब वो इधर आएगा तब भी इधर ही अट्रैक्ट हो रहा है। सो डायरेक्शन विल बी सेम। ओके, सो which aspect of the electric force will remain constant as it moves? So direction, magnitude नहीं, magnitude जितना करीब आएगा उतना ज़्यादा होगा। To be safe during a lightning storm, it is best to in the middle of a grassy meadow. लाइटनिंग के वक्त अगर आप एक ग्रासी मेडो के बिल्कुल बीच में है तो क्या ये सेफ है? तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं, बहुत डेंजरस है, क्योंकि ग्रासी जितनी भी इर्द गिर्द जगह है वो तमाम के तमाम इंसुलेटर है, ग्रास इज इंसुलेटर। तो लाइटनिंग को सिर्फ एक ही कंडक्टर मिलेगा और वो आप होंगे, तो वो डायरेक्ट आपके ऊपर लगेगी, तो ये बहुत अनसेफ है। सो ये बेस्ट नहीं है। इनसाइड अ मेटल कार, तो ये सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप एक मेटल कार के अंदर होंगे तो आपके इर्द गिर्द, आप अंदर बैठे हैं तो आपके इर्द गिर्द लाइटनिंग जो है वो इधर ऊपर लगेगी, एंड देन वो कंडक्टर के पास करते हुए, क्योंकि आप कार का मेटल आपसे अच्छा कंडक्टर है, तो वो तमाम का तमाम सेफली ग्राउंड में चला जाएगा और आप अंदर सेफ रहेंगे। देन है आपके पास नेक्स्ट टू अ टॉल ट्री इन अ फॉरेस्ट, लेकिन ये भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि इर्द गिर्द तमाम सब कुछ इंसुलेटर है, सिर्फ आप ही एक कंडक्टर है। ऑन अ मेटल ऑब्जर्वेशन टावर, ये भी बहुत डेंजरस है, आप उस टावर के ऊपर खड़े हुए हैं, तो वो मेटल ऑब्जर्वेशन टावर एक कंडक्टर है, तो तमाम की तमाम लाइटनिंग कंडक्टर पर आएगी और आपको भी डैमेज कर देगी। सो अगेन दिस इज वेरी डेंजरस। सो इन साइड मेटल कार सबसे सेफ है, आपके इर्द गिर्द से लाइटनिंग सेफली गुजर जाएगी। What causes the leaves of an electroscope to move apart when charged? तो वो जो लीव्स हैं इलेक्ट्रोस्कोप के, वो लीव्स या एक लीव है और एक कंडक्टर है, तो अक्सर इलेक्ट्रोस्कोप में इस तरह दो लीव्स हैं, ये दोनों रिपेल करेंगे, या इवन इस तरह है और इस तरह, ये भी डिज़ाइन है जिसमें सिर्फ ये जाएगा, ये फिक्स्ड है। तो उन ये लीव्स रिपेल क्यों करते हैं जब ये चार्ज होते हैं? ऑफकोर्स बिकॉज सेम चार्जेस हैं, तो रिपल्शन ऑफ लाइक चार्जेस। कोरोना डिस्चार्ज इज मोस्ट लाइकली टू अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑन अ कंडक्टर? शार्प पॉइंट्स, तो शार्प पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है, तो कोरोना डिस्चार्ज वहाँ पर होता है। मैंने बताया था कि शार्प पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है, जिसका रीज़न समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बस ये है कि आप चीज़ याद रख सकते हैं कि शार्प पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। व्हाट डू लिस्टनबर्ग फिगर्स टिपिकली लुक लाइक? ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न, तो एक ट्री की तरह आपके पास ब्रांचिंग पैटर्न होते हैं लिस्टनबर्ग फिगर्स के। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैं बाद में लेके जाता हूँ। हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर ए है, इन योर टेक्स्ट बुक ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटिंग मेटल प्लेट्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। तो ये बस हमें ये ड्रॉ करने को कह रहे हैं कि आपने टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है,
एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और एक आपके पास नेगेटिव प्लेट है। जैसे हमने इनके इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखे थे फुल एसिडो में, कि कैसे हम लोग दो मेटल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स को देखते हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर प्लेट्स ड्रॉ करने को कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में आप लाइन्स भी ड्रॉ कर दें तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रन करेंगी, अगर हम लोग एंड इफेक्ट्स को एग्जामिन ना करें, जैसे हमने एसिडो में देखा था। कुछ इस तरीके से जो ड्राइंग में मेनली आप बीच वाली ही लाइंस बनाएंगे, इधर बाहर भी होंगी लेकिन मेरे ख्याल में उनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप प्लेट्स बनाते हैं तो आप सिर्फ उनके अंदर के दिखाते हैं, एंड इफेक्ट्स को आप इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास 8 नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अराउंड अ सर्कल। स्केच द इलेक्ट्रिक field in the region around and within this charge distribution. Explain how this charge distribution can be used to model the electric field inside a coaxial cable. So सबसे पहले कहते हैं 8 नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। सो आपके पास नेगेटिव पॉइंट चार्जेस हैं 8 माइनस माइनस, और ये एक सर्कल में अरेंज है। राइट, इनको कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। सो दीज आर 8 1 2 3 4 5 6 7 मे बी 8 आपके पास नेगेटिव पॉइंट चार्जेस हैं जो कि एक सर्कल की शेप में अरेंज हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कंबाइन हो जाएगी। हर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दो इंटरसेक्ट नहीं करते। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये रूल है, कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये वाली पोजीशन है तो इस पोजीशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो वो इस तरफ आएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो इस तरफ भी जाएगा। तो हमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, इन दोनों को हमें वेक्टर एडिशन करके बनानी है, यानी इनको मर्ज कर देना है। तो वो कुछ इस तरह की लगेंगी, कुछ इस किस्म की हमें लगेंगी, क्योंकि कुछ इस किस्म की हमें लगेंगी, क्योंकि इन केस अगर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो दो काम होंगे, वो इधर भी अट्रैक्ट होगा और वो इधर भी अट्रैक्ट होगा, तो असली जो उसका पाथ होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने एक्चुअली में उसके एक्यूरेटली पाथ को दिखाना है तो कुछ इस तरह की हमारे पास हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन एनीवेज सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मर्ज होंगी। लेकिन जो आपके पास पैटर्न बनेगा, अगर आप इस तरह से एक सर्कल में, अफकोर्स मैं सर्कल ठीक तरह से ड्रॉ नहीं कर पाया, लेकिन सर्कल में अगर आप नेगेटिव चार्जेस को अरेंज कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। इधर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज की, ये तो रेडियल हैं ही, यानी इनकी तरफ आ रही हैं। नेगेटिव चार्जेस की हमेशा अंदर की तरफ आ रही होती हैं, हम जैसे हमने देखा था। और यहाँ पर आपके पास कुछ इस किस्म का पैटर्न होगा। ये कुछ इधर से इस तरफ से आपके पास बीच में एक, आप समझ सकते हैं कि नो जोन एरिया होगा। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज इधर लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर भी अट्रैक्ट होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एक नेगेटिव चार्ज इधर लाएंगे, इधर से भी रिपल्शन होगी और इधर से भी रिपल्शन होगी, तो बीच में आपके पास एक, आप जिसे कहते हैं नो जोन एरिया, जिसे आप कह सकते हैं न्यूट्रल जोन। तो जब जब भी आपके पास लाइक चार्ज इस तरह आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनती है। अगर एक परफेक्ट चार्ज में हो तो आप और अच्छे से देख सकें, लेकिन एनीवेज पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। और अंदर क्या होगा, अंदर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ एग्जैक्टली इन द सेंटर, उसके साथ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए वो इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर भी। तो इफेक्टिवली सब कुछ उस पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ से वो अट्रैक्ट होगा। इधर से उसको खींचते हैं तो इधर से भी सेम फोर्स से खींच देते हैं, एग्जैक्टली इन द सेंटर है। तो इन द सेंटर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन जीरो हो जाएगी। तो ये खास बात है, अगर आप इस तरह से अरेंज करेंगे इन द सेंटर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और इधर अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज इधर लाते हैं, हर तरफ से अट्रैक्शन होगी, लेकिन एट द एंड वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि जितना करीब है उतनी ज़्यादा आपके पास अट्रैक्शन होती है। सो एनीवेज इधर भी आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं वो जो इसके करीब करीब इधर जाएंगी, इसके भी करीब करीब इधर जाएंगी अंदर की तरफ। लेकिन एनीवेज जितना ये दूर होता जाएगा तो थोड़ा सा वो इस तरह से बेंड करना शुरू कर देंगी इसके अंदर अंदर, और इधर बीच बीच में आपके पास न्यूट्रल जोन्स होंगे। तो पैटर्न आपके पास कुछ इस किस्म का होगा। एंड देन सेंटर में आपके पास आपकी नो जोन एरिया होगा, जहाँ पर ऑलमोस्ट आपके पास सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो सिंपली ये है, अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्जेस का इस तरह सर्कल में अरेंज कर दिया जाए। एक और बात, जब वो इस तरह से अरेंज करेंगे तो वो सिर्फ एक दो सेकंड के लिए वो स्टेबल सिस्टम नहीं होगा, वो सबके सब दूर दूर चले जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे एक दूसरे को। हत्ता सिर्फ उस सूरत में वो इस तरह रह सकते हैं स्टेबल, अगर इनको किसी चीज़ ने रोका हुआ है। तो अगर ये इनको किसी और पॉजिटिव वगैरह चार्ज ने किसी तरीके से रोका हुआ है, तभी ये इस तरह से हमेशा ये पैटर्न बना के रख सकते हैं, वरना सुपर अनस्टेबल सिस्टम है, ये रिपेल करके दूर दूर भाग जाएंगे। लेकिन एनीवेज ये आपके पास फील्ड पैटर्न होगा। देन वो कहते हैं एक्सप्लेन हाउ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू मॉडल द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल में भी कुछ इसी किस्म का सीन होता है कि बीच में आपके पास एक केबल है
जो कि आपका कंडक्टर है जिसके थ्रू आपने अपना मैसेज पहुंचाना है। और ये केबल एग्जैक्टली इन द सेंटर है एक और सिलेंडर के, एक सिलेंडर है जिसके ये सेंटर में रखी गई है ये केबल। तो दिस केबल कुछ इस तरीके से केबल इस सिलेंडर के अंदर जा रही है और ये एक आउटर सिलेंडर है जो बनाया गया है। और इस आउटर सिलेंडर का ये काम है कि ये एक आउटर कंडक्टर है। ये कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा और ये जो इंटरनल आपके पास जा रहा है कंडक्टर, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये होता ही है कि आपके पास बीच में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड देन आउटर यही एक नेगेटिव कंडक्टर है, नेगेटिव सिलेंडर है। तो कुछ इसी किस्म का पैटर्न बनता है कि अब सिंपली ये होगा कि पॉजिटिव से वो जो ये रेस थी ये पॉजिटिव से निकल कर जाएंगी। पॉजिटिव अभी भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन चूंकि एक बीच में एक और पॉजिटिव आ गया है तो अब ये जो तमाम रेज हैं इस तरह से मर्ज होंगी कि पॉजिटिव से निकल निकल कर इधर जाएंगे। अगर इधर एक पॉजिटिव है तो वो इस पॉजिटिव से रिपेल भी होगा। तो एनीवेज ये जो सिर्फ इधर जाने थे ये इधर से पॉजिटिव से निकल कर इधर जाएंगी। सो एनीवेज कोएक्सियल केबल में कुछ इसी किस्म का एक पैटर्न है कि बीच में एक पॉजिटिव वायर है एंड देन इर्द गिर्द एक नेगेटिव स्फीयर है। तो ये उसका मैकेनिज्म है। बट एनीवेज कोएक्सियल केबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे सिलेबस में हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शो द सोर्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स विच व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। बहुत ही सिंपल है। जिधर से चार्ज निकल रहा है ऑफ कोर्स दैट इज द पॉजिटिव साइड, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ निकलती हैं, तो जैसे ये बाहर की तरफ एरोज हैं। और जिसकी तरफ से जाना था फोर्स आपने एक पॉजिटिव रखा है एक नेगेटिव रखा है, इसकी फील्ड लाइंस मर्ज करेंगी। वैसे तो अलग अलग इस तरह से थी, लेकिन यहाँ पर जाकर ये मर्ज कर जाएंगी, इधर से इधर और इधर से इस तरह से मर्ज कर जाएंगी। सो ये यही सेम चीज़ हो रही है, जहाँ से निकल रही है दैट इज द पॉजिटिव और जहाँ जा रही है दैट इज द नेगेटिव। सबसे पहले हमारा पहला पार्ट हो गया साइन के वाले से। इन विच रीजन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड द वीकेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानने का, उसकी स्ट्रेंथ पहचानने का सिंपल तरीका है उसकी लाइंस देखने को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जहाँ पर उनकी डेंसिटी हाई होगी तो ये उनकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। जितनी उनकी डेंसिटी हाई होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेंथ होगी। डेंसिटी का मतलब है वो कितनी क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा इधर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जितना ये दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी दूर दूर हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी उधर वीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का एक और फायदा ये भी है कि ये हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। ऑफकोर्स हमारी बनाई हुई चीज़ है, लेकिन हमने इसको इस तरह से बनाया कि हमें स्ट्रेंथ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि अगर ये चार्ज है तो इसे रेडियल इस तरह आउट जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जितना ये दूर चलती जाएंगी उतनी स्पेस टप होती जाएंगी। और हमारे पास प्रिंसिपल भी है कि जितना हम दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास चार्ज जो है वो वीक होगा। लेकिन एनीवेज ए बी सी डी में इलेक्ट्रिक फील्ड वीकेस्ट कहाँ पर है? सो दिस इज ए बी सी एंड डी। कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्प्रेड आउट है वहाँ पर वीकेस्ट होगा, तो यहाँ पर तो काफ़ी क्लोज लगता है। यहाँ पर मे बी उससे थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप देखें ये वाले डिस्टेंस इससे थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और स्प्रेड आउट है। आई थिंक सी और ए पर तो तकरीबन सेम लग रहा है, लेकिन मे बी सी थोड़ा ज़्यादा करीब है। लेकिन एनीवेज जो सबसे दूर है ऑफकोर्स दैट इज़ डी। ये इतना दूर है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है एक फील्ड लाइन के दरमियान, इतनी कम है और इतनी ज़्यादा है। तो वीकेस्ट है हमारे पास डी पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूर दूर हैं फील्ड लाइन्स। स्ट्रॉन्गेस्ट आई थिंक दे आर एट ए। स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे पास ए पर, क्योंकि ए मुझे फिर भी थोड़ा करीब लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सी। सी की इतनी बड़ी डिस्टेंस है। यस यस, तो ए हमारे पास यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि ए सबसे करीब है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पर फिर भी थोड़ी कम है। सो एनीवेज सबसे वीकेस्ट डी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ए है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। What is the relationship between charge and mass when a metal becomes charged, and assess whether the mass change is significant। तो चार्ज और मास में क्या रिलेशनशिप है? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम चार्ज करते हैं, क्या इससे उसके कोई मास पर इफेक्ट होगा? दिस इज अ मेटल। तो हम देखते हैं अगर वो मेटल पॉजिटिव हो जाता है, यानी उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो क्या न्यूट्रल से मेटल का जो मास है उस पर कोई चेंज आएगा? तो यस, इट्स मास विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए बनाया गया हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मास था वो इसने लॉस कर दिया है, तो ऑफकोर्स इसका जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा। देन है आपके पास अगर इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो तो इसका मास ऑफकोर्स इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज तब होगा जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं तो उनका मास एड अप हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द मास चेंज इज सिग्निफिकेंट। तो नो, जो मास की चेंज है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। जब आप एक वेटिंग मशीन पर न्यूट्रल और चार्ज को रखेंगे तो वो कोई वजन में डिफरेंस नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत ही
कम अमाउंट में आपका चार्ज जो मास है वो चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम है। तो हल्के-फुल्के इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज़ कर दिए जाएँ या गेन कर दिए जाएँ तो उससे मास पर फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो मास चेंज बहुत ही कम सिग्निफिकेंट है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, कोई सिग्निफिकेंट मास चेंज नहीं है, हम उसे नोटिस नहीं कर पाएँगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। न Okay, next question is, how do grounding systems prevent static buildup in fuel trucks? What are the dangers without grounding? तो आपके पास फ्यूल ट्रक्स हैं जिनके अंदर फ्यूल को लोड किया जाता है। तो कुछ इस किस्म की व्हीकल्स हैं जिनके अंदर आपके पास फ्यूल को लोड किया जाता है। तो इधर अक्सर जब भी इनको रोका जाता है तो इनको ग्राउंड किया जाता है, यानी कि अगर ये एक फ्यूल टैंक था तो इसके साथ इसको ग्राउंड किया जाएगा चलते हुए नहीं। जैसे ही इसको रोकेंगे तो फ्यूल उतारने से पहले इसको हमेशा ग्राउंड किया जाएगा और ये बार बार किया जाएगा। इसका फंक्शन क्या है, और अगर ये ग्राउंड नहीं होगा तो फिर क्या मसला होगा। तो होता ही है कि इसके अंदर फ्यूल मौजूद है, तो फ्यूल हर वक़्त इसके साथ जो है वो लगता रहता है, इसके साथ फ्रिक्शन रगड़ खाता रहता है। तो ट्राइबल इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू कभी भी इनके ऊपर चार्ज बिल्डअप हो सकता है। मे बी दिस बिकम्स पॉजिटिव, या ये ट्राइबल इलेक्ट्रिक सीरीज से पता चलेगा, लेकिन इसके ऊपर कभी भी कोई चार्ज बिल्डअप हो सकता है इस ट्रक के ऊपर, बिकॉज़ दिस इज़ अ कंडक्टर। तो बार-बार इसको ग्राउंड किया जाएगा ताकि उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, बिकॉज़ वी नो ग्राउंड इज़ अ चार्ज वायर। तो किसी भी चीज़ को ग्राउंड किया जाए तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है। अब यही इसका रीज़न है, लेकिन इससे बचा क्यों जाए, क्योंकि अगर आपके पास इसके ऊपर कोई चार्ज है तो किसी भी वक़्त आपके पास फ्यूल और इसमें जब थोड़ा-सा ये रेस्ट पर हों, तो वापस से चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि एट द एंड जब फ्रिक्शन खत्म होगी तो वापस इक्विलिब्रियम आना चाहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों के दरमियान ट्रांसफ़र होगी तो कोई स्पार्क हो सकता है, जिससे ये फट सकता है। तो इस वजह से बार-बार जो है वो ग्राउंड किया जाएगा। और इसके अलावा अ इसको विदिन ट्रक के अंदर भी इस तरह का सिस्टम है कि अगर इसको ग्राउंड ना किया जाए तो इधर ही अंदर कोई आपके पास और ऐसा मेटल का ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर आप चार्ज स्टोर कर सकें। देन मे बी जब आप उतरें तो इसको बाद में ग्राउंड करना है ताकि चार्ज वापस चला जाए। तो एनीवेज़ हमेशा आप कोशिश करेंगे कि फ्यूल ट्रक के ऊपर कोई भी चार्ज बिल्डअप ना हो। इसके खतरात बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे कोई धमाका हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do electrons transfer charge instead of protons or neutrons, and how does this affect circuit and device design? तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों चार्ज को ट्रांसफर करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा? तो आपके पास तीन पार्टिकल्स हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इससे इधर वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। लेकिन सवाल ये है कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं जाते? तो ऑल्दो उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में, मैं फिर बताता हूँ। न्यूट्रॉन्स तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जाते हैं। कोई चार्ज इम्बैलेंस है, उस चार्ज को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाते हैं। तो न्यूट्रॉन तो है न्यूट्रल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो तो हिलेगा ही नहीं, वो क्यों हिलेगा। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ईजिली आप इनको एटम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। जो मेटल्स हैं उनके अंदर ये एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म है कि वो एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सकते हैं। वी कॉल दैट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन ऐसा नहीं कर सकता। प्रोटॉन इज एट द सेंटर। सेंटर में वो बड़ी फोर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ वहीं जुड़ा हुआ है, वो हिल भी नहीं सकता। इधर भी सेम है। तो एक एटम से दूसरे एटम में कैसे जंप करेगा मूव करने के लिए? तो प्रोटॉन, ऑल्दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, उसे मूव करना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो इतना फिक्स्ड है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव ही नहीं कर पाता। सो हैवी भी है इसके साथ साथ, तो वेरी फिक्स्ड, आप इसको फिक्स्ड कह सकते हैं। तो ये हिल ही नहीं पाता, ऑल्दो ये हिलना चाहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन चूंकि कंडक्टर्स में वैलेंस शेल से एक शेल से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, फ्री प्रोटॉन्स पॉसिबल नहीं। इसलिए आपके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज दिस अफेक्ट सर्किट एंड डिवाइस डिज़ाइन? तो इससे सर्किट और डिवाइस का जो डिज़ाइन है उस पर क्या असर पड़ता है, यानी कि जो आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं या डिवाइस डिज़ाइन करते हैं, अगर ऐसी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा ट्रांसफर करते हैं तो इसका क्या डिज़ाइन पर फ़र्क पड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल है। इसमें पहला जो डिज़ाइन पर फ़र्क पड़ेगा कि आप जब भी सर्किट्स बनाएंगे तो आप ऐसे कंडक्टर्स को चूज़ करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करते हैं। बुनियादी तौर पर आप मेटल्स को चूज़ करेंगे जो कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही है आपके पास, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर करना है, प्रोटॉन्स को तो आपने ट्रांसफर करना नहीं। तो ये आपके पास आप हमेशा कंडक्टर्स चूज़ करेंगे, वो वाले कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करें। और इसी तरीके से सर्किट्स में आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स नहीं चूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आयंस को फ्लो करने देते हैं, वो आप बैटरीज में चूज़ करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें नहीं चूज़ करते, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में किसी आयन ने फ्लो नहीं करना, सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना है। डिवाइस डिज़ाइन, तो डिवाइसेस को जिस तरह से बनाया जाता है उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि इस हिसाब को रख के बनाया जाएगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आपके पास प्रोटॉन्स नहीं आ रहे हैं। तो कितनी एनर्जी आपको ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन्स लाइट वेट भी हैं। तो जो
डिज़ाइन को देखा जाएगा वो ये देख के बनाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को ट्रांसफर करना है, ना कि प्रोटॉन्स ने। लेकिन एनीवेज दिस इज एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ चार्ज बलून स्टिक टू अ न्यूट्रल वॉल ड्यू टू पोलराइजेशन, कंपेयर द इंटरेक्शन विद अ कंडक्टर वर्सेस एन इंसुलेटर। सो यहाँ पर हमारे पास बात है पोलराइजेशन की, तो इसके ऊपर भी हमने एसएलओ में बात नहीं की थी, यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एसएलओ में इंडक्शन की बात की थी। व्हाट वाज इंडक्शन? इंडक्शन आपके पास कंडक्टर्स के साथ होती थी। इंडक्शन में क्या होता था, आपके पास आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को बस करीब लाते थे एक दूसरे न्यूट्रल कंडक्टर के। तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता था कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट इसके अंदर एक टेम्पोररी चार्ज बना देता था, क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम जंप कर करके तमाम इधर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इधर एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक टेम्पोररी एक पोल सा बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। और देन अगर आप इसको ग्राउंड कर देते थे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ग्राउंड से भी खींच लेता था, ग्राउंड से भी इधर जंप कर करके आ जाते थे। तो आपके पास ओवरऑल जब आप कट करते थे तो इधर एक नेगेटिव चार्ज लीव हो जाता था थ्रू इंडक्शन। ओके, तो दिस वाज प्रीटी इजी। इंडक्शन खैर हम इसको नहीं कहते, इसको हम जो यहाँ पर बस ये चार्ज बनेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो कि होती है नॉन मेटल्स में, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है इसमें क्या होता है कि अब जो अगर आप यहाँ पर एक इंसुलेटर के करीब लाएंगे इसको, तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो इंसुलेटर में कोई चार्ज नहीं बनना चाहिए, लेकिन इंसुलेटर में भी चार्ज बन जाता है। वो कैसे बनता है कि अब इवन दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल बल्क में चार्ज को ट्रांसफर नहीं करते। सो इंसुलेटर में क्या होगा कि अगर ये हमारे पास ये एटम था फॉर एग्जांपल, तो कंडक्टर्स में तो इस अगर ये वाली साइड है इधर मैं एक पॉजिटिव लाया हूँ, तो कंडक्टर्स में तो तमाम के तमाम जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर इधर जंप कर जाते थे, तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते थे और इधर एक इकट्ठा हो जाते थे। इंसुलेटर में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जंप तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने एटम के अंदर रहते हुए वो इकट्ठे हो जाएंगे, यानी अपने एटम के अंदर रहते हुए वो एटम की इस साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे, और आपका जो न्यूक्लियस है वो भी एक्चुअली में थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ओ यहाँ पर एक्चुअली में उल्टा होगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, आपको जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो रिपेल होकर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑल दो ऑन द बिगर लेवल बल्क मूवमेंट पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ कि वो एज अ होल आपके पास ट्रांसफर कर जाएं, लेकिन फिर भी हल्का सा इफेक्ट ज़रूर होगा, और इस साइड पर हल्का सा एक नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर बिल्डअप होगा। अब ऑफ कोर्स ये जो नेगेटिव इफेक्ट बिल्डअप हुआ है ये कंडक्टर्स में भी होगा, यानी ये वाला खास नेगेटिव इफेक्ट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुए सिर्फ एटम के अंदर हुआ है, कंडक्टर्स में भी होगा, लेकिन कंडक्टर्स में इन एडिशन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर भी कर जाएंगे। तो कंडक्टर्स में दोनों चीज़ें होंगी, इसलिए जो पोलराइजेशन है जो इंसुलेटर में भी पोल्स बन जाएंगे, बहुत लाइट वेट पोल्स, इधर थोड़ा बहुत है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ थोड़ा टिल्ट कर गए हैं, इधर हल्के फुल्के जो न्यूक्लियर हैं थोड़े इधर हो गए हैं, तो पोल्स बन जाएंगे, लेकिन बहुत ही लाइट वेट पोल्स होंगे और बहुत ही हल्का चार्ज होगा, लेकिन हल्का फुल्का चार्ज होगा, हल्की फुल्की अट्रैक्शन या रिपल्शन आप देख पाएंगे। सो एनीवेज वो यही उनका सवाल था, व्हाई डज अ चार्ज बलून स्टिक टू अ न्यूट्रल वॉल ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अगर आपके पास एक न्यूट्रल वॉल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन आपके पास एक बलून है जो कि एक चार्ज है। बलून जब भी चार्ज होता है तो अगर हेयर के साथ रब करके गया तो नेगेटिव होता है ट्राइबल इलेक्ट्रिक सीरीज के मुताबिक, तो ये भी इधर अट्रैक्ट कर जाता है, इसके साथ ये अट्रैक्ट होता है, हालांकि ये न्यूट्रल है। वो इसी वजह से कि ये वॉल इन मोस्ट केसेस इंसुलेटर है, तो वॉल में फिर भी पोलराइजेशन की वजह से हल्के से पोल्स बनेंगे, ये वाली साइड हल्की फुल्की पॉजिटिव हो जाएगी, इधर से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से उधर चले जाएंगे। सो ये वाला जो बलून है इधर आकर स्टिक कर जाएगा, ये बहुत हल्का सा है, थोड़ी देर बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एनीवेज और अगर तो ये कंडक्टर होगा तो कंडक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वक्त है। तो यही है कंपेयर द इंट्रैक्शन विद द कंडक्टर वर्सेस एन इंसुलेटर। अगर तो वो एक इंसुलेटर की वॉल के साथ गया है तो काफ़ी लाइटली स्टिक होगा, लेकिन कंडक्टर की वॉल के साथ गया है तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली स्टिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिहेव डिफरेंटली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सिंपल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, तो इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बिहेवियर होगा। पॉजिटिव चार्जेस का ये बिहेवियर होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे वो मूव कर जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था एसएलओ में, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मेजर इस तरह से किया जाता है कि हम एक पॉजिटिव चार्ज की कन्वेंशन लेते हैं, तो नेगेटिव का उसके उलट होगा और पॉजिटिव का उसकी डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली ऑलवेज रन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निगलेक्ट देखे बगैर भी बता सकते हैं, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में
दिस विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और स्ट्रेंथ इन एप्लीकेशंस लाइक कैपेसिटर्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा कैपेसिटर्स के बारे में पूछा जा रहा है। सो कैपेसिटर्स का ना इस क्लास में ना ही इस चैप्टर में कोई जिक्र है, ना ही उसे करीब करीब कहीं भी जिक्र है। सो कैपेसिटर्स एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। तो ये जो क्वेश्चन है आई थिंक उन्होंने या तो मिस्टेक से दे दिया है या उनको ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कैपेसिटर्स अगर हमें समझना है तो हमें काफ़ी डिटेल में अलग से कैपेसिटर्स को समझना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन को आई थिंक हम लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के भी चांसेस नहीं है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ओके, नेक्स्ट है कंपेयर electric and gravitational fields in terms of strength, range, and forces, and evaluate situations where both fields affect objects. इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स को हमने कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। लेट्स सी स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो स्ट्रेंथ में ऑफ कोर्स दोनों की एक स्ट्रेंथ है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है दोनों के अंदर एक ये पैटर्न है कि स्ट्रेंथ आप जितना दूर जाएंगे स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। सो डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, मैं लिखूंगा डिक्रीजेज विद डी। तो जितनी आप दूर जाएंगे उतनी, लेकिन जनरली इलेक्ट्रिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है नियर दी ऑब्जेक्ट एक रीजनेबल डिस्टेंस में, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल जो स्ट्रेंथ है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन द यूनिवर्स। सो इलेक्ट्रिक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। जैसे अगर आप लोग कहीं पर भी दो चार्जेस बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, एक नेगेटिव चार्ज बनाया, और ये ग्राउंड भी था, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और जो ग्राउंड की ग्रेविटी है ये अक्सर इसको रोक ही नहीं पाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बड़ी ईजिली ओवर पावर कर गई है ग्रेविटी को, तो ग्रेविटी काफ़ी वीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली अगर हम लोग देखें तो कंपेरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ करीब करीब, यानी ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव बहुत दूर हो। रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड की काफ़ी कम है, ग्रेविटी की रेंज ज़्यादा है, तो उसके अंदर फिर ऑफ कोर्स आपके पास जो है डिफरेंस होगा कि रीजनेबल डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपके पास रेंज। अब रेंज टेक्निकली तो दोनों की इनफाइनाइट है या इन्फिनिट है। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज भी इन्फिनिट है, क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, इसलिए हम उसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं इन्फिनिट। और इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड भी टेक्निकली इन्फिनिट है, लेकिन प्रैक्टिकली इन दोनों की लिमिट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रैक्टिकली बहुत कम लिमिट है, ग्रेविटेशनल बस थोड़ा सा आप सेंटीमीटर्स दूर जाएंगे तो आपको इफेक्ट उस चार्ज का ख़त्म हो जाता है। ग्रेविटेशनल की रिलेटिवली प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा उसकी है, कई किलोमीटर अगर आप अर्थ के ऊपर चले जाएँ तब भी आप नीचे आएंगे। ऑल्दो अगर आप मून तक चले जाएँ फिर आपको अर्थ को इतना बड़ा इफेक्ट नहीं करेगा, हालांकि टेक्निकली वहाँ पर भी अर्थ की ग्रेविटी आपको इफेक्ट करती है। आपकी अर्थ की ग्रेविटी सन पर, और इवन अगर आप बहुत कहीं मील दूर हैं तब भी अफेक्ट करेंगे, लेकिन टेक्निकली तो ग्रेविटी भी इन्फिनिट है, लेकिन प्रैक्टिकली चूँकि आपके पास इतनी कम हो जाती है कि उसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, तो आपके पास रेंज उसकी थोड़ी कम है। लेकिन टेक्निकली हम लोग इक्वेशंस के थ्रू देखें तो दोनों इनफाइनाइट हैं। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया इन स्ट्रेंथ एंड रेंज। स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटी। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इवन इन दिस केस जैसे हमने देखा एक छोटा सा चार्ज जो है वो ग्रेविटी को ओवर पावर कर रहा है, जबकि चार्ज बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। ग्रेविटी पूरे अर्थ की है और चार्ज इतना छोटा है, और चार्ज फिर भी ग्रेविटी को ओवर पावर कर रहा है अर्थ की। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ वेरी पावरफुल देन ग्रेविटी। देन रेंज दोनों की तकरीबन सेम है, दोनों की इन्फिनिट है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग अर्थ को देखें, अर्थ की ग्रेविटी काफ़ी उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ इज़ वेरी बिग, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली दोनों टेक्निकली दोनों की इन्फिनिट है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्सेस। ओके, फोर्सेस। तो फोर्सेस आपके पास जो है इलेक्ट्रिक टू टाइप्स की हैं। इलेक्ट्रिक के अंदर आपके पास रिपल्शन भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी हो सकती है, तो बहुत फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। जबकि ग्रेविटी में आपके पास ओनली अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन, ग्रेविटी भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। आपके पास जो अर्थ है और कोई और ऑब्जेक्ट है जैसे आप, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, अब अर्थ भी मूव करता है, लेकिन आप उसको नोट नहीं करते क्योंकि वो बहुत हल्का सा मूव करता है। आपकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो अर्थ को जो है वो मूव करा सके, तो इस वजह से आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट एनीवेज इलेक्ट्रिक में बहुत फोर्सेस हैं, जबकि ग्रेविटी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स है। ग्रेविटी कभी भी आपको अपने से दूर नहीं भेजेगी, अर्थ कभी भी आपको अपने से दूर नहीं, हमेशा आपको खींचेगा ही। ओके, नेक्स्ट है आपके पास जो उन्होंने जाविया दिया है, दैट इज ओके, जाविया ये थे इवैल्यूएट सिचुएशंस वेयर बोथ फील्ड्स अफेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जनरली तो अगर आप अर्थ पर हैं तो हमेशा बोथ फील्ड्स ही ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। हाँ, आपको नज़र एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन हम काफ़ी बिग
पिक्चर में चले जाएँ तो आप दोनों को भी देख सकते हैं एक दूसरे को अफ़ेक्ट करते हुए। मेबी जैसे आपके पास सन है, तो सन के इर्द-गिर्द जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी की वजह से। लेकिन इसी के साथ-साथ सन के अंदर चार्जेस हैं, आपको प्लैनेट्स के अंदर चार्जेस हैं, तो इनकी चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, वो भी इंटरैक्ट करती हैं। और इसकी वजह से आपके पास और इफ़ेक्ट भी इनके ऊपर होता है। तो एनीवेज़ आप एक ब्रॉडर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों एक वक़्त भी काम कर सकती हैं। बट एनीवेज़ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आई थिंक इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बाकी जितने शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं और रहने वाले जितने न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको हम इस एक्सरसाइज की सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।